सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कॉकरॉन बॉयलर की। इससे पहले हमने जो बॉयलर में माउंटिंग्स और एसेसरीज को डिस्कस किया था, उसी के बिहाफ पर अब हम इंडिविजुअल बॉयलर की वर्किंग को समझेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं कॉकरॉन बॉयलर। स्टूडेंट, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर कॉकरॉन बॉयलर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम जो दूसरे बॉयलर्स आगे जो स्टडी करेंगे वो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। तब हम बात करते हैं कॉकरॉन बॉयलर की कि कॉकरॉन बॉयलर एक्चुअल में होता क्या है। अ कॉकरॉन बॉयलर इज अ वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर in which hot gases pass through fire tubes and water surround the tubes. It is mainly used where small quantity of steam is required. अगर हम कॉकरॉन बॉयलर की बात करें तो कॉकरॉन बॉयलर एक तरह का वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर और फायर ट्यूब बॉयलर होता है, जहाँ पर हॉट गैसेस से वो ट्यूब के अंदर फ्लो करती है और उसके सराउंडिंग क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो इस बॉयलर को हम क्या बोलते हैं, कॉकरॉन बॉयलर बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके यूज़ का, सो इट इज़ मेनली यूज वेयर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड। ये बॉयलर वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें स्टीम की क्वांटिटी स्मॉल लेवल पर चाहिए होती है। ठीक है, आप इस इमेज से देख सकते हो कि ये है आपका कॉकरॉन बॉयलर। और कॉकरॉन बॉयलर की एक खासियत ये होती है कि जनरली हम इसको इंडस्ट्री पर्पस में तो यूज़ करते ही करते हैं, और साथ ही डोमेस्टिक पर्पस में भी इसका हम कई जगह यूज़ करते हैं। अगर इसकी डायग्राम देखें एक्चुअल में जिसको हमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बनाना होता है, तो ये इसकी एक डायग्राम है और ये इसका 3D डायग्राम है कि ये इस तरह इसका आउटर बॉडी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉकरॉन बॉयलर की। तो कॉकरॉन बॉयलर में सबसे पहले हम समझते हैं कॉकरॉन बॉयलर इज ए वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर इंटरनली फायर ट्यूब बॉयलर हैविंग अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स। अगर हम इस बॉयलर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स जो होते हैं वो मल्टी ट्यूबुलर होते हैं, और वो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल में होते हैं। इनका जो एक्सिस होता है ट्यूब्स का वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और बात करते हैं इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम इवोपरेटिव कैपेसिटी ऑफ 4000 किलोग्राम ऑफ स्टीम पर आवर एंड मैक्सिमम प्रेशर ऑफ स्टीम इज 10 बार। अगर हम इस बॉयलर की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है इस बॉयलर का 10 बार। और उसके साथ साथ में इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टीम बनाने की, तो वो एक आवर्स में 4000 किलोग्राम स्टीम को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉकरॉन बॉयलर क्या होता है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कॉकरॉन बॉयलर कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल शेल, ग्रेट एंड एस्पिट, फायर बॉक्स इसको फर्नेस बोलते हैं, फ्लू पाइप्स, फायर ट्यूब्स और फ्लू ट्यूब्स, कंबशन चैम्बर, चिमनी, मेन होल और डैम्पर। जो कॉकरॉन बॉयलर है उसमें कौन कौन से पार्ट से ये मिलकर बना होता है, तो ये पार्ट में जो मेजरली पार्ट है सिलिंड्रिकल शेल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉयलर है ये इसका पूरा शेल है, इसको सिलिंड्रिकल शेल बोलोगे। और ग्रेट की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ग्रेट कहलाएगा, नीचे वाला। ठीक है, और उसके बाद फायर बॉक्स, जहाँ से हम कोल को इंटर करते हैं इस फर्नेस बॉक्स में, इस ग्रेट के ऊपर रखते हैं, उसको बोलोगे आप फायर डोर या फायर बॉक्स। और फ्लू पाइप की बात करें तो ये जो पाइप दिखाई दे रहा है इसको आप फ्लू पाइप बोलोगे। और फायर ट्यूब्स और फ्लू ट्यूब्स, तो ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं इसको बोलोगे आप फायर ट्यूब्स। और कंबशन चेंबर की बात करें तो ये जो आपका एक चेंबर है उसको बोलोगे, ये जो फायर ट्यूब्स के साथ ये जितने मल्टी ट्यूब फायर ट्यूब जो है इसके साथ कनेक्टेड जो चेंबर है इसको बोलोगे कंबशन चेंबर। और चिमनी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पाइप जिसके थ्रू जो वेस्ट हीट फाइनली डिस्चार्ज होती है एटमॉस्फेयर में, इसको चिमनी बोलोगे। मेन होल, ये मेन होल है आपका जहाँ से हम इंस्पेक्शन और क्लीनिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ करते हैं। और डैम्पर आप ये देख सकते हो, ये वेस्ट हीट के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो कॉकरॉन बॉयलर है इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो वन बाय वन हम सारे पार्ट को डीप में स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं पहले सिलिंड्रिकल शेल।
तो सिलिंड्रिकल सेल की बात करें, द सिलिंड्रिकल सेल इज प्लेस वर्टिकली। सबसे पहले अगर सिलिंड्रिकल शेल की बात करें तो ये बॉयलर का जो सिलिंड्रिकल शेल है ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है। द टॉप ऑफ द सेल इज राउंड, जो शेल का जो टॉप वाला पार्ट जो होता है वो हेमीस्फेरिकल शेप में होता है। एंड इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टीम, और ये किसके लिए प्रोवाइड होता है, ये स्टीम, ये जो एरिया है ये स्टीम स्पेस के लिए होता है। उसके बाद ग्रेट एंड एस्पीट। अगर ग्रेट और एस्पीट की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलोगे ग्रेट। तो इसमें होता है द ग्रेट इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। तो फर्नेस के बॉटम में जो सबसे ये जो दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप क्या बोलोगे, ग्रेट बोलोगे। ठीक है, तो ग्रेट इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस वेयर कोल इज बर्न। अब ग्रेट का मेन काम क्या होता है कि जो फायर डोर से जब हम इसको ओपन करते हैं और सारे कोल, जितना भी कोल या जो भी फ्यूल होता है उसको ग्रेट के ऊपर प्लेस करते हैं। ठीक है, द एस्पीड इज लोकेटेड बिलो द ग्रेट। और जब तक हम बात करें एस्पीड की, तो एस्पीड क्या होता है, ग्रेट के नीचे होता है। एंड इट कलेक्ट द एस आफ्टर बर्निंग। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब फ्यूल बर्न होता है तो फ्यूल बर्न होने के बाद उसकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको एस्पीड में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेट और एस्पीड क्या होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया हो। बात करते हैं फायर बॉक्स। फायर बॉक्स बोलो या फर्नेस बोलो या फायर डोर बोलो। ठीक है, सो फायर बॉक्स क्या होता है, तो फायर बॉक्स इज डोम शेप लाइक द शेल। अब अगर मैं इस फायर बॉक्स की बात करूं, ठीक है, या फायर डोर या फर्नेस की बात करूं, तो ये कैसा होता है, डोम शेप लाइक द शेल। मतलब ये इसका जो शेप है वो डोम शेप का होता है। एंड दिस शेप हेल्प द हॉट गैसेस टू मूव बैक। और इसका शेप का मेन एडवांटेज क्या होता है कि हेल्प करता है हॉट गैस को पीछे जाने के लिए, और पीछे जाने के बाद ये सेल से टकराती है और वापस ये रिवर्स होके इस फ्लू पाइप है इसके थ्रू इंटर करती है कंबशन चैम्बर में। ठीक है, तो दिस शेप हेल्प द हॉट गैसेस टू मूव बैक एंड देन पास थ्रू द फ्लू पाइप टू द कंबशन चैम्बर। उसके बाद आता है फ्लू पाइप। अब फायर बॉक्स अगर आपको समझ में आ गया है तो फ्लू पाइप का मेन काम क्या होता है वो तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द फ्लू पाइप इज ए शॉर्ट पैसेज। ये एक शॉर्ट पैसेज होता है कि फायर बॉक्स या आपका जो फर्नेस है वहाँ से जो भी हॉट गैसेस एक जगह पर इकट्ठी होती है जिसको बोलते हैं कंबशन चैम्बर। द फ्लू पाइप इज ए शॉर्ट पैसेज दैट कनेक्ट द फायर बॉक्स टू द कंबशन चैम्बर। तो स्वाभाविक है कि आपका फायर बॉक्स या जो फर्नेस और कंबशन चैम्बर को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो करता है आपका फ्लू पाइप। सो अब हम बात करते हैं फायर ट्यूब और फ्लू ट्यूब्स। फायर ट्यूब क्या होती है, सो जैसे कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम देयर नेम फायर ट्यूब्स। सो फायर ट्यूब आर those types of tube where inside the tube hot gases flow and surrounded by water. So fire tube ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिसके इनसाइड में हॉट गैसेस फ्लो करती है और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर होता है, तो उसको हम फायर ट्यूब कहेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेनी हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स आर प्रोवाइडेड। कई हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स यहाँ पर इस बॉयलर शेल में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, एंड दिस ट्यूब्स इंक्रीज द हीटिंग सरफेस। और ये ट्यूब क्या करती है, हीटिंग सरफेस को इंक्रीज करती है एंड हेल्प इन बेटर हीट ट्रांसफर। और बेटर हीट ट्रांसफर में ये हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर इज लाइन विथ फायर ब्रिक टू प्रोटेक्ट द बॉयलर फ्रॉम ओवर हीटिंग। वो अगर हम बात करें कंबशन चैम्बर की, तो कंबशन चैम्बर जो कि फायर ब्रिक के साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है। फायर ब्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी कंबशन चैम्बर को देख रहे हैं तो ये कंबशन चैम्बर अटैच्ड है फायर ब्रिक्स के साथ। अब यहाँ पर फायर ब्रिक्स को इसलिए अटैच किया गया ताकि हम बॉयलर की जो शेल है इसको ओवर हीटिंग से क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रिक्स की लाइनिंग अगर हम अटैच कर देंगे तो ब्रिक्स अपने आप में एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है जो हीट को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो इसकी हीट का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके और इसकी और बॉयलर की जो शेल है उसको ओवर हीटिंग से हम क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, now hot gases pass from flue pipe into fire tubes through this chamber। अब हम बात करते हैं कि जब ये जो फर्नेस होती है जहाँ से हम कोल को बर्न करने के बाद जो कोल से बर्न हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो इस हॉट गैसेस को हम फ्लू पाइप की ओर
फ्लो करते हैं तो ये किसके थ्रू फ्लो होती है? वाया कंबशन चेम्बर। तो एक तरह से कंबशन चेम्बर एक ऐसा चेम्बर है जो कि कलेक्शन करता है किसका? हॉट गैसेस का। और इस हॉट गैसेस का कलेक्शन होने के साथ ये फायर ट्यूब के साथ क्या करती है? फ्लो होती है और लास्ट में चिमनी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है। तो कंबशन चेम्बर क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ हॉट गैसेस। क्लियर? अब बात करते हैं चिमनी। द चिमनी अलाउ द हॉट फ्लू गैसेस टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। और फाइनली जो भी हॉट गैसेस जिसका हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं हीट के लिए, और उसके बाद फाइनली जो वेस्ट हीट होती है वो चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। अब मेन होल इज प्रोवाइडेड सो दैट द इनसाइड ऑफ द बॉयलर कैन बी इंस्पेक्टेड एंड रिपेयर। जब भी बॉयलर में जब अब रनिंग बॉयलर हो या जब बॉयलर का काम हो जाए उसके बाद हम क्लीनिंग और इंस्पेक्शन पर्पस के लिए इस मेन होल को ओपन करते हैं, और उसकी क्लीनिंग करने के लिए जनरली हम इस मेन होल का यूज़ करते हैं। तो मेन होल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ताकि हम बॉयलर के अंदर की क्लीनिंग और उसमें जो रिपेयर का काम है उसको अच्छी तरह से कर सकें। अब बात करते हैं डैम्पर। अब डैम्पर क्या होता है? तो डैम्पर इज फिटेड इन द चिमनी। डैम्पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये चिमनी में फिटेड है, ठीक है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लू गैसेस। और जो उसके बाद में जो वेस्ट हीट है उसके फ्लो को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का मेन काम होता है डैम्पर। तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ फ्लू गैसेस को। अब बात करते हैं हम बॉयलर माउंटिंग्स की। अब बॉयलर माउंटिंग जैसे कि हम इससे पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बॉयलर माउंटिंग, तो बॉयलर माउंटिंग आर सेफ्टी एंड कंट्रोल डिवाइस फिटेड ऑन द बॉयलर। तो बॉयलर माउंटिंग क्या होता है? एक तरह से सेफ्टी और कंट्रोल डिवाइसेस होता है कि जो बॉयलर पर क्या होते हैं? फिटेड होते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द इंडियन बॉयलर एक्ट द फॉलोइंग माउंटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन द बॉयलर। और बॉयलर एक्ट के तहत, इंडियन बॉयलर एक्ट के तहत माउंटिंग बॉयलर में कंपलसरी होना चाहिए, जो कि इस तरह है। तो फर्स्ट जो है आपका बॉयलर माउंटिंग में, जैसे कि इस बॉयलर शिप पे आप देख पा रहे हो, ये हमारा है प्रेशर गेज। अब प्रेशर गेज का मेन काम क्या होता है? इट शोज द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर। सो बॉयलर के अंदर जो स्टीम बनती है उसका प्रेशर कितना है उसको किससे इंडिकेट किया जाता है? प्रेशर गेज के थ्रू इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद होता है वाटर गेज या वाटर लेवल इंडिकेटर। इट शोज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द बॉयलर। द वाटर लेवल शुड नॉट go too low, otherwise the boiler tubes may get damaged due to overheating. So जैसे कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं वाटर गेज या वाटर लेवल इंडिकेटर। तो वाटर लेवल इंडिकेटर का मेन काम क्या होता है कि बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कितना है वो शो करता है। और वाटर का जो बॉयलर में जो वाटर का लेवल है वो कभी भी लो नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज क्या होती है? ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम राइज हो सकती है। अब बात करते हैं हम सेफ्टी वॉल्व। अब अगर सेफ्टी वॉल्व की बात करते हैं तो जैसे कि आप इस देख रहे हैं इस बॉयलर शेल में ये टॉप पर एक वॉल्व अटैच्ड है बॉयलर पर, तो इसको बोलेंगे हम सेफ्टी वॉल्व। अब इसका मेन काम क्या होता है? तो सेफ्टी वॉल्व प्रिवेंट द स्टीम प्रेशर इनसाइड द बॉयलर फ्रॉम राइजिंग अबाउट द सेफ वर्किंग प्रेशर। अब सेफ्टी वॉल्व का मेन काम ये होता है कि बॉयलर शेल के अंदर जो स्टीम स्पेस है उसके जो प्रेशर को एक सेफ वर्किंग प्रेशर में क्या कर सके? मेंटेन कर सके। अब कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो एक वर्किंग रेंज होगी प्रेशर की, अगर इस वर्किंग रेंज से अगर इसका प्रेशर स्टीम का इंक्रीज हो जाए तो स्टीम वॉल्व का मेन काम क्या होता है कि ये ओपन होके जो अनवांटेड स्टीम है इसको यहाँ से बाहर रिलीज कर दे और इसके अंदर के जो डोम के अंदर जो प्रेशर है उसको ये मेंटेन कर सके। तो इसका मेन काम होता है सेफ्टी वॉल्व का। उसके बाद हम बात करें स्टीम स्टॉप वॉल्व। अब स्टीम स्टॉप वॉल्व जैसे कि यहाँ पर सेंटर पे आप देख रहे हो ये वॉल्व है, इसको बोलोगे स्टीम स्टॉप वॉल्व। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द स्टीम पाइप और मशीनरी। इसका मेन काम होता है स्टीम के फ्लो को बॉयलर से कंट्रोल करना। स्वाभाविक जो स्टीम बनी तो उसका हम कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करते हैं। स्टीम का यूटिलाइज या तो बॉइलिंग सेक्शन में होता है इंडस्ट्री के, जैसे किसी हीटिंग सेक्शन में, बॉइलिंग सेक्शन में, या टरबाइन को रन कराने के लिए। तो स्टीम का फ्लो या उसको कब रिक्वायरमेंट हो उसका फ्लो का कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्टीम स्टॉप वॉल्व करता है। उसके बाद ब्लो ऑफ कॉक। हम बात करते हैं ब्लो ऑफ कॉक। तो ब्लो ऑफ कॉक क्या होता है? इट इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर व्हेन इट इज ओपन व्हाइल द बॉयलर इज वर्किंग। द स्टीम प्रेशर फोर्सेस आउट डर्ट, मड एंड अदर impurities collected at the bottom.
अब बात करते हैं ब्लोअप कॉक। तो ब्लोअप कॉक क्या होता है, इस बॉयलर सेक्शन के सबसे बॉटम वाले पार्ट पर ये कनेक्टेड होता है, एक तरह का ये टैप होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, व्हेन इट इज ओपन, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाइल द बॉयलर इज वर्किंग, जब बॉयलर वर्किंग हो और इसको जब ओपन करते हैं तो स्टीम के प्रेशर के कारण, ठीक है, स्टीम के प्रेशर के कारण जो भी इसमें गंदगी होती है, मड या अदर इम्प्योरिटीज होती है, वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और उसको यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये काम होता है ब्लो ऑफ कॉक का। उसके बाद होता है फिजिबल प्लग। तो फिजिबल प्लग का मेन काम क्या होता है, जैसे कि फिजिबल प्लग की अगर बात करें तो फिजिबल प्लग एक तो जैसे कि यहाँ पर ये जो ब्लैक दिख रहा है ये आपका फिजिबल प्लग है। या तो इसको कंप्रेशन चेंबर के ऊपर प्लेस करते हैं या जो फर्नेस डोम होती है उसके ऊपर प्लेस करते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है, इट जस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट बॉयलर, इट जस्ट प्रिवेंट बॉयलर अगेंस्ट ओवर हीटिंग। तो इसका मेन काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द फायर ट्यूब्स फ्रॉम बर्निंग व्हेन द वाटर लेवल फॉल टू लो। अगर बॉयलर में वाटर का लेवल अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो कम होने के कारण इसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ना हो तो ये जो फिजिबल प्लग है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर वाटर का लेवल बॉयलर के अंदर कम हो गया तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होगी। तो ये उस समय अपने आप को मेल्ट कर लेता है और मेल्ट करने के बाद ये फर्नेस को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इसका मेन काम होता है प्रोटेक्ट करने का अगेंस्ट ओवर हीटिंग। तो फाइनली हम बात करते हैं वर्किंग। तो कॉकरॉन बॉयलर वर्क कैसे करता है, उसकी वर्किंग स्टेप्स को हम यहाँ पर समझते हैं। सो वर्किंग स्टेप ऑफ द कॉकरॉन बॉयलर इज एज फॉलो। फर्स्ट स्टेप इज फ्यूल इज बर्न ऑन द ग्रेट इन द फर्नेस। जैसे कि आप देख रहे हो फायर डो को जब ओपन करते हो, ओपन करने के बाद इस को जो भी फ्यूल होता है, जैसे कि फ्यूल के फॉर्म में हम कोल को यूज़ करते हैं, तो इस फ्यूल को हम ग्रेट के ऊपर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ग्रेट के ऊपर जब फ्यूल को प्लेस करते हैं और जब उसकी बर्निंग होती है फ्यूल की फर्नेस के अंदर, तो ये फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप क्या होती है, हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल हीट द वाटर सराउंडिंग द फर्नेस। स्वाभाविक है कि जब फ्यूल बर्न होगा, बर्न होने के बाद हॉट गैसेस प्रोड्यूस होगी, तो आप देख रहे हो इस फर्नेस के सराउंडिंग में क्या है, वाटर। तो ये वाटर भी क्या होगा, हीट होगा। क्लियर। उसके साथ हॉट गैसेस मूव अपवर्ड इनटू द कंबशन चेंबर। और फाइनली जो हॉट गैसेस है इसका कलेक्शन होने के बाद ये कलेक्शन होके ये हॉट गैसेस इस फ्लू पाइप से होते हुए जाएगी कंबशन चेंबर पर। तो कंबशन चेंबर का मेन काम क्या होता है, एक ऐसा चेंबर होता है जहाँ पे कलेक्शन होता है किसका, हॉट गैसेस का। एंड फाइनली फ्रॉम द कंबशन चेंबर हॉट गैसेस पास थ्रू द फायर ट्यूब। अब कंबशन चेंबर से होते हुए जो हॉट गैसेस है वो फायर ट्यूब की ओर क्या करेगी, पास होगी। अब जैसी जो हॉट गैसेस है वो फायर ट्यूब की ओर पास करेगी, तो फायर ट्यूब ऐसा ट्यूब होता है जिसके ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस और उसके सराउंडिंग वाटर। तो स्वाभाविक है कि इस ट्यूब के सराउंडिंग में क्या है, वाटर है। तो ट्यूब के सराउंडिंग में वाटर है, दैट मीन्स while passing through the fire tube heat is transferred to water। अब फाइनली जो इसकी जो हीट है वो किधर ट्रांसफर होगी, इसके सराउंडिंग वाटर की ओर ट्रांसफर होगी। नाउ वाटर गेट हीटेड एंड स्टीम इज फॉर्म। अब जैसे जैसे कंटिन्यूसली वाटर क्या होगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, मतलब वाटर गेट हीटेड, जब वाटर गर्म होगा और गर्म होने के साथ साथ वो अपने फेस को फिर धीरे धीरे चेंज करेगा और फाइनली ये किस में हो जाएगा, स्टीम इज फॉर्म। तो फिर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस हॉट वाटर राइजेस एंड कोल्ड वाटर कम्स डाउन क्रिएटिंग नेचुरल सर्कुलेशन। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब ये वाटर इस हॉट गैसेस के कांटेक्ट में आएगा तो स्वाभाविक है कि वाटर को क्या करेगा, हॉट गैसेस से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे जैसे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी डेंसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि जो हॉट वाटर है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो नॉर्मल वाटर है वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से इसमें एक नेचुरल सर्कुलेशन क्रिएट होगा। Clear? So due to density difference, hot water rises and cold water comes down, creating natural circulation. Now next is steam collect in the steam space at the top। और जैसे जैसे आप इस टॉप पोर्शन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्टीम का कलेक्शन होगा इस पोर्शन पर, ठीक है। तो स्टीम कलेक्ट इन द स्टीम स्पेस एट द टॉप। उसके बाद ड्राई स्टीम इज टेकन आउट थ्रू द स्टीम स्टॉप वाल्व फॉर यूज। और उसके बाद जितनी भी जो इस यहाँ पर इस पोर्शन पे जितनी भी स्टीम का कलेक्शन होगा तो जो स्टीम हमें मिलेगी वो कौन सी स्टीम मिलेगी, ड्राई स्टीम। और इस ड्राई स्टीम को फिर स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा जिसका हमें
फर्दर यूज़ करना होगा, या तो टरबाइन सेक्शन में यूज़ करना होगा या बॉइलिंग सेक्शन में यूज़ करना होगा। उसके बाद फ्लू गैसेस फाइनली स्केप फ्रॉम द चिमनी। अब उसके बाद जो भी फ्लू गैसेस है जिसका हमने पूरी तरह से यूज़ कर लिया, तो ये जो वेस्ट हीट है, अब इस वेस्ट हीट को हम चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये इसकी एक बेसिक वर्किंग है कॉकरॉन बॉयलर की। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉकरॉन बॉयलर की आपको वर्किंग यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉकरॉन बॉयलर। कॉकरॉन बॉयलर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट एडवांटेज सिंपल डिज़ाइन, इसकी डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होती है और इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, इसको इंस्टॉल और ऑपरेट करना काफ़ी इजी होता है। ऑक्यूपाई लेस फ्लोर स्पेस, तो ये जो इसका, क्योंकि ये वर्टिकल बॉयलर है और जब इसको अगर हम जब इंस्टॉल करते हैं तो ये जो स्पेस होता है इसका काफ़ी लेस होता है। सूटेबल फॉर स्मॉल स्टीम डिमांड, जनरली ये बॉयलर वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर हमें स्मॉल लेवल क्वांटिटी पर स्टीम की डिमांड होती है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्टीम कैपेसिटी, जहाँ पर लार्ज स्टीम कैपेसिटी की बात करें तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। लो एफिशिएंसी कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर, अब चूंकि ये फायर ट्यूब बॉयलर है तो अगर वाटर ट्यूब बॉयलर के कंपेयर में अगर इसकी इफिशिएंसी की बात करें तो इसकी इफिशिएंसी थोड़ी सी क्या होती, कम होती है। क्लीनिंग इज डिफ़िकल्टी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इसका है कि क्लीननेस का, तो क्लीननेस की बात करें तो इसमें क्लीननेस को करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लिमिटेड प्रेशर रेंज, और इसकी प्रेशर रेंज भी काफ़ी लिमिटेड होती है। अब अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, तो कॉकरॉन बॉयलर की एप्लीकेशन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंडस्ट्री, इन डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, पेपर मिल्स, फिर केमिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, लॉन्ड्री। अब बात करते हैं हम लंकासायर बॉयलर। सो कॉकरॉन बॉयलर की वर्किंग के बाद अब हमारा फोकस रहेगा लंकासायर बॉयलर। तो लंकासायर बॉयलर भी एक इम्पॉर्टेंट बॉयलर है जो कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लंकासायर बॉयलर क्या होता है? तो लंकासायर बॉयलर इज ए स्टेशनरी बॉयलर विच इज मीन्स इज ए फिक्स एट वन प्लेस एंड डजंट मूव। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल बॉयलर, सो द बॉयलर शेल इज प्लेस हॉरिजॉन्टली। अगर हम लंकासायर बॉयलर की बात करें तो ये एक तरह का स्टेशनरी बॉयलर होता है जो कि क्या होता है, फिक्स होता है एक जगह पर, और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करा सकते हैं। इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल बॉयलर, ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। सो द बॉयलर शेल इज प्लेस हॉरिजॉन्टली, और इस तरह बॉयलर शेल को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो इस डायग्राम में जो बॉयलर है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको एक जगह पर परमानेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज़ इंटरनली फायर बॉयलर। अब ये जो बॉयलर है ये भी एक तरह से इंटरनली फायर बॉयलर होता है, ठीक है, विच मीन्स द फर्नेस इज लोकेटेड इनसाइड द फायर सेल। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फर्नेस होती है इसके इंटरनली होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरनली फायर्ड बॉयलर भी कहेंगे। द बॉयलर वर्क ऑन द नेचुरल सर्कुलेशन, ये बॉयलर भी नेचुरल सर्कुलेशन पर वर्क करेगा। सो वाटर फ्लो नेचुरली ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वाटर, नो पंप इज यूज फॉर सर्कुलेशन। स्वाभाविक है कि ये लो प्रेशर बॉयलर है, और लो प्रेशर बॉयलर के साथ एक तरह से फायर ट्यूब बॉयलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो इंटरनली फायर का मतलब इसकी जो फर्नेस है वो बॉयलर के इनसाइड में ही होगी। और मेन चीज़ कि नेचुरली सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो सर्कुलेशन होगा उसमें हमें पंप की ज़रूरत नहीं होगी, जो सर्कुलेशन होगा वो उसके वाटर के डेंसिटी डिफरेंस के कारण होगी। उसके बाद तो लंकासायर बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, एक तरह से फायर ट्यूब बॉयलर होता है। इन द बॉयलर हॉट गैसेस फ्लो थ्रू द ट्यूब एंड वाटर सराउंडिंग्स ट्यूब। तो जैसे कि आप जानते हो फायर ट्यूब बॉयलर, कि फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर है जहाँ पर ट्यूब के अंदर क्या होगी, हॉट गैसेस, और उसके सराउंडिंग क्या होगा, वाटर। दिस बॉयलर कैन प्रोड्यूस स्टीम एट द रेट ऑफ अबाउट 9000 किलोग्राम पर आवर एंड ऑपरेट एट अ प्रेशर ऑफ अराउंड 15 बार। यह उस तरह की बॉयलर होती है जहाँ पर 1 आवर्स में 9000 किलोग्राम स्टीम को ये प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर हम इसके वर्किंग प्रेशर की बात करें तो अराउंड 15 बार तक इसका प्रेशर होता है।